हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की ये वीडियो आपकी सीडीपी की 3rd नंबर वीडियो रहने वाली है। लेसन 3 आज हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण या पर्यावरण आप इसको कह सकते हो। ठीक है, सीटेट 2021 की सीडीपी जो हम स्टार्ट कर चुके हैं उसका ये 3rd लेसन रहने वाला है आपका। ठीक है, तो और बाकी सब्जेक्ट्स भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये वीक में आपको एक दिन सीडीपी की वीडियो मिलेगी, एक दिन इंग्लिश की मिलेगी, एक दिन हिंदी की मिलेगी। और कोशिश करूँगी मैं एक टाइम फिक्स कर दूँ कि जिस दिन सीडीपी की आएगी एक दिन हिंदी की आएगी, एक दिन इंग्लिश की आएगी। और वीडियो का टाइमिंग कुछ पूछते रहते हैं बहुत सारे बच्चे कि आपकी वीडियो का क्लास का टाइमिंग क्या रहता है। तो फिलहाल हम लोग लाइव नहीं ले रही हूँ मैं। ठीक है, लाइव का टाइमिंग थोड़ा सा मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, दैट्स वाई मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालती हूँ। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इवनिंग में वीडियो मिलेगी 6 से 7 के बीच में या 7 से 8 के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक हमारा। और आप लोग जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो आपके फ्रेंड्स सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी यहाँ से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप लोगों के लिए एक प्योर कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पहले आपको कंटेंट करवाया जाए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाली स्ट्रेटजी मुझे समझ में नहीं आती है। जब तक मैंने आपको समझाया नहीं तब तक मैं आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके एंड में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक के एंड में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। तो हेरिडिटी के बारे में अगर हम बात करें, एक लाइन में अगर आपको इस चीज़ को समझना हो कि हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी इज़ व्हाट अ पर्सन इज़ बॉर्न विद, यानी कि आनुवांशिकता वो चीज़ है जिसके साथ एक व्यक्ति पैदा होता है। हेरिडिटी का मतलब एक ओवरऑल अगर आप समझें तो वो चीज़ जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, मतलब कि जो विशेषताएं, जो जीन्स, जो कुछ गुण आप अपने माँ बाप से लेकर के पैदा हो गए हैं, वही आपका क्या है, हेरिडिटी है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। हेरिडिटी मतलब जो आपके मम्मी पापा से आपको जो जीन्स मिले हैं, जो गुण मिले हैं, उनको हम हेरिडिटी में काउंट करते हैं, आनुवंशिकता में काउंट करते हैं। ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, एक मटर के दानों पर एक प्रयोग किया था, जो हम ईवीएस की एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ेंगे, उनका एक लेसन भी है। ठीक है, तो फादर ऑफ हेरिडिटी या आनुवंशिकता के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हम ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। ये आपका रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, आ सकता है सीटेट में, इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। हेरिडिटी के बारे में अगर हम आगे पढ़ें तो हेरिडिटी क्या है आपका, द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड थ्रू जीन्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, माता पिता से बच्चे में जीन के माध्यम से शारीरिक या मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण होना क्या होता है, हेरिडिटी होता है। भाई आपके माँ बाप के आइज़ का कलर जो है वो ब्राउन है अगर, और आपकी आंखों का भी कलर ब्राउन है, तो वो किससे मिला आपको, वो जीन्स की वजह से मिला आपको। तो ये शारीरिक गुण हो गया जो आपको अपने माँ बाप से मिला है। इसी तरीके से अगर एक कोई पेरेंट है जो बहुत इंटेलिजेंट है, मम्मी भी इंटेलिजेंट है, पापा भी इंटेलिजेंट, तो बहुत ही रेयर केस होगा कि उनका बच्चा जो है वो स्लो लर्नर होगा, वो भी इंटेलिजेंट ही होगा। ये हो गया आपका मानसिक विशेषता जो आपको अपने माँ बाप से मिलती है। ठीक है, हेरिडिटी इज अ स्टैटिक फैक्टर है, सोशल स्ट्रक्चर, मीनिंग वंस वी इनहेरिट सर्टेन जीन्स दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज। आनुवंशिकता क्या है, एक स्थिर सामाजिक संरचना है, यानी कि एक बार जो जीन्स आपको अपने पेरेंट्स से मिल गए वो फिर कहीं पर भी आप चेंज नहीं करवा सकते। आपके बालों का कलर अगर ब्लैक मिला है तो आप उसको ब्राउन नहीं करवा सकते। ठीक है, ये मतलब फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज नहीं है कि आपने खरीदा कोई चीज़ और आपने उसको पसंद नहीं आया तो वापस कर दिया। हेरिडिटी क्या है, स्टैटिक फैक्टर है, स्थिर है, जो आपको अपने जन्म के टाइम आपके माँ बाप से मिल गया वो उम्र भर आपके साथ में वैसा ही रहेगा, चाहे वो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन है, चाहे आपकी हाइट है, चाहे वो आपका आइज़ का कलर है, चाहे वो आपके हेयर्स का कलर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिजिक में आती है जो हमें अपने माँ बाप से जीन्स के थ्रू मिलती है। ठीक है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हेरिडिटी के बारे में जब पूछा जाता है वो कैसा फैक्टर है, तो वो एक स्टैटिक फैक्टर है, यानी कि स्थिर है, बदल नहीं सकते आप उसको। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको आपकी हेरिडिटी से मिलती हैं वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिनको हम हेरिडिटी में काउंट करते हैं। तो आप हमेशा याद रखना हेरिडिटी में क्या काउंट होता है, जैसे ये मम्मी है, ये पापा है, ये बच्चा है आपका, तो जो आइज़ का कलर है बच्चे का वो अपनी मम्मी के जैसा है या पापा के जैसा है, ईयर्स जो है वो अपनी मम्मी पापा के जैसा है, या हेयर्स का कलर या फिर उसका जो स्किन का कॉम्प्लेक्स है वो आपका कॉम्प्लेक्शन है, वो क्या है, आपके मम्मी पापा जैसा है, तो वो क्या है आपका, वो आपकी हेरिडिटी से, आपकी जीन से आपको मिला। यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस होती है आपकी, जो आप जैसा दिखने में होते हैं, जो फिजिकल आपका दिखते हैं आप लोग, फिजिक जो होती है वो आपका हेरिडिटी में यानी कि आनुवंशिकता में काउंट होता है। आपके हाइट का, आपका वेट, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा
कैसा है, आपकी आइज़ का कलर कैसा है, आपके हेयर्स का टेक्सचर कैसा है, इंटेलिजेंस का क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इस पर भी, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है, आपकी हेरिडिटी पे आपको मिलती है, आपकी हेरिडिटी कैरेक्टर है ये आपके, जो आपके माँ बाप से आपको मिलते हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 200% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगर एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट क्या है आपका, एनवायरनमेंट हेरिडिटी के अलावा हमारे अंदर है हेरिडिटिक फैक्टर, हेरिडिटी के अलावा जितनी भी चीज़ें आपके आसपास में है वो सारी एनवायरनमेंट में गिनी जाती हैं। अगर एक मनुष्य के बारे में मैं बात करूं, एक अपने बारे में बात करूं, अगर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को निकाल दिया जाए तो हम ह्यूमन बींग्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। ठीक है, अगर आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको हेरिडिटी मिलेगी, अपने बाहर देखेंगे चारों तरफ तो आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम हिज कॉन्सेप्शन। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के आज तक या हमेशा आपको जो प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को, उसके वृद्धि और विकास को, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो आपका एनवायरनमेंट में, आपके वातावरण में आपके गिने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल फोर्सेज। जितने भी फोर्सेज हैं आपके सामने, फिजिकल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, सोसाइटी हो गया, आपका मॉरलिटी के बारे में बात कर लें, अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लें, कल्चरल फैक्टर के बारे में बात कर लें, सब कुछ आपका एनवायरनमेंट में आता है। क्योंकि आपकी संस्कृति कैसी है, आप कैसे परिवार में रहते हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, गरीब है, अमीर है, ठीक है, आपकी मॉरलिटी कैसी है, भाई एक बहुत अच्छे ईमानदार परिवार में रहते हैं, एक करेक्ट फैमिली में रहते हैं, माँ बाप कैसे हैं, ईमानदार हैं, नहीं है, सारी चीज़ें आपकी किस में इन्वॉल्व होंगी, एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होंगी। द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट द जीन्स। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, सारी चीज़ें हैं जीन्स को छोड़ करके, यानी कि हमारे अंदर जो जीन्स है उसके अलावा जितने भी बाहर के फैक्टर्स हैं वो आपके क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है प्रज्वल, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें एनवायरनमेंट के बारे में तो वुडवर्थ की एक परिभाषा से हम इसको और अच्छे समझ सकते हैं। एनवायरनमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगिन लाइफ। यानी कि पर्यावरण उन सभी बाहरी कारकों को शामिल करता है जिन्होंने जीवन शुरू होने के बाद से व्यक्ति पर प्रभाव डाला है, कार्य किया है। जब आप मदर के वूम में भी होते हैं तब भी वहाँ का अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको प्रभावित करता है कि आपकी मदर खाना कैसा खा रही है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, कैसी बातें वो सुन रही है, कैसे सीरियल्स वो देख रही है टीवी में, है ना, वो सारी चीज़ें वो आपको प्रभावित करती हैं। और जब आप मदर की वूम से बाहर आ जाते हैं, जब आप जन्म ले लेते हैं, तो आपके आसपास के जितने भी कारक होते हैं, आपके घर का माहौल, आपके आस पड़ोस का माहौल, आपको स्कूल कैसा मिला, आपको टीचर्स कैसे मिले, आपको दोस्त कैसे मिले, ठीक है, आपको ससुराल कैसा मिला, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, आपके एनवायरनमेंट में आती है, वो सारी चीज़ें पर्यावरण में शामिल होती हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या वुडवर्थ के अकॉर्डिंग आपकी फैमिली, आपके पीयर्स, आपका स्कूल, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, सपोर्टिंग आपका होम स्कूल कनेक्शन, पेरेंट्स का एम्प्लॉयमेंट आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कल्चरल वैल्यूज़, आप किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी कनेक्शन कैसे हैं, मीडिया जो है आपका, टीवी आप देखते हैं, कैसे प्रोग्राम देखते हैं, कैसे सीरियल्स देखते हैं, कैसे कार्टून देखते हैं, हाउसिंग आपका, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे किस तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ कैसे हैं, रिलीजियस कम्युनिटी कैसी है, मतलब आपके हेरिडिटी को छोड़ करके जितनी दुनिया भर की चीज़ें आपके आसपास में है वो सब आपकी एनवायरनमेंट में काउंट होती है। ठीक है, ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, एक और झगड़ा जो है वो हमेशा से चलता आ रहा है कि प्रकृति और पोषण, यानी प्रकृति हम कहते हैं नेचर को और नर्चर को कहते हैं हम पोषण। प्रकृति होती है हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड, ठीक है, नेचर किससे रिलेटेड होता है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, यानी कि आपकी आनुवांशिकता से रिलेटेड होता है। और नर्चर किससे रिलेटेड होता है, आपके पर्यावरण से, कि आपको माहौल कैसा मिला, आपको केयर कैसे मिली, आपका पालन पोषण कैसे हुआ, आपको परिवार कैसा मिला, आपको स्कूल कैसा मिला। ठीक है, ये हो गया आपका आनुवांशिकता, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेचर, यानी कि एक बंदे का नेचर उसके आनुवांशिकता से डिसाइड होता है, भाई इसका नेचर ऐसा ही है, इसका मतलब वो बदल नहीं सकता, तो आप उसको हेरिडिटी से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए नेचर और नर्चर में से हमेशा एक डिबेट होती आई है। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं जो नेचर के पक्ष में रहते हैं,
कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं जो नर्चर के पक्ष में रहते हैं, ठीक है। तो नेचर और नर्चर में हमेशा एक डिबेट चलती आई है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो एक बच्चे का वृद्धि और विकास होता है, उसमें इन दोनों का कितना कितना पार्टिसिपेशन है। क्या कोई मतलब दोनों 50-50% रोल निभाते हैं, या एक का कोई 70% है, एक का 30% है? तो ऐसा नहीं है। इन दोनों का जो भी एक रोल है वो आज तक डिसाइड नहीं हो पाया। इनका कोई परसेंटेज नहीं नाप सकते, क्योंकि आप किसी के जीन्स को नहीं मेजर कर सकते हो, ना ही आप किसी का एनवायरनमेंट को नाप सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ही आपके मेजरेबल फैक्टर नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि इसका ज़्यादा रोल है या इसका ज़्यादा रोल है, ठीक है। जब हम बात करें इन दोनों की, तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी। अगर हम बात करें बच्चे के डेवलपमेंट की, तो वो हेरिडिटी इनटू में एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। गुणनफल होता है वो आनुवंशिकी और पर्यावरण का, ना प्लस होता है, ना माइनस होता है, ना घटा जमा, कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। तो आपकी इक्वेशन क्या रहती है? डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण गुणन गुणा आपका वातावरण, पर्यावरण गुणा में आपका आनुवंशिकता, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझें, तो देखो बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है, बहुत सारे ऐसे आपको मनोवैज्ञानिक मिलेंगे जो ये कहेंगे कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी बनती है वो उसके नेचर की वजह से मिलती है। यानी कि बच्चे को जैसे जीन्स मिले हैं वैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी। जो नेचर के पक्ष में है वो ऐसा कहते हैं, लेकिन जो नर्चर के पक्ष वाले हैं वो ये कहेंगे ज़रूरी तो नहीं है कि इसको जीन्स मिला हो सकता है कि इसको इतना अच्छा एनवायरनमेंट हम दें कि उसकी पर्सनैलिटी तो डेवलप भी की जा सकती है ना। इसी तरीके से डिजीज़, अगर किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो जो नेचर को मानते हैं वो ये कहेंगे कि इसको जीन्स की वजह से है, ठीक है। मम्मी पापा को हाई बीपी है तो बच्चे को भी हाई बीपी होगा। लेकिन जो पर्यावरण के पक्ष में है वो ये कहेंगे ज़रूरी नहीं है कि ये नेचर से आया है, जीन्स की वजह से हो सकता है, ये आपकी गलत डाइट की वजह से हो सकता है, आपके गलत रूटीन की वजह से हो सकता है, गलत खान पान की वजह से भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक है एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए ये दोनों डिबेट जो है वो आपस में हमेशा चलती रहती है, और कंक्लूजन ये निकलता है हमेशा कि बच्चे का डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही बिल्कुल इक्वल रोल रहता है। ये दोनों आपस में गुणनफल है जो आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को। प्रकृति और आपका पोषण दोनों ही नेचर और नर्चर के नाम से भी आपको दिया जा सकता है, इसलिए मैंने डिस्कस किया है ये आप लोगों के साथ में। तो आपको ध्यान रखना है, नेचर मतलब आपकी हेरिडिटी, नर्चर मतलब आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम इस पे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है भाई, आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको? बीएड में भी पढ़ा था, डीएलएड में भी पढ़ा था, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और टीचर बनने अभी जा रहे हैं सीटेट में, तब भी आप इसको पढ़ रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत है बच्चे की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने की? आपको ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एज ए टीचर जब आप क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत सी तरह के बच्चे मिलेंगे जो अलग अलग एनवायरनमेंट से आएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ मिलेंगे, जिनके अलग अलग जीन्स हैं, जिसकी वजह से उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी होगी। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होती है तो आप उनको अच्छे से डील कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि एक बच्चा जो है वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। अब मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था जब मैं पढ़ाती थी स्कूल में, तो एक बच्चा था बहुत गुमसुम सा रहता था, और सारे टीचर्स उसके बारे में कहते थे कि ये बिल्कुल ही डल बच्चा है, नहीं करता है। लेकिन जैसे ही मैं उसकी क्लास में गई हूँ, उस बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट हुई। उसकी पीटीएम में मुझे उसके फादर से पता चला कि उसकी मदर की डेथ हो गई थी जब वो पैदा हुआ था। बस कुछ ही टाइम बाद में उसकी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद में उसकी जो मदर थी एक और, जो वो उसकी मतलब दूसरी मदर थी उसकी, और उससे उसको इतना अच्छा केयरिंग नहीं मिलता है। तो इसका मतलब उस बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं मिला, वो पोषण नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था, इसलिए उस बच्चे का नेचर ऐसा है। तो अगर मुझे इस फैक्टर के बारे में पता ना हो, अगर मैं उस बच्चे के बारे में ना जानूँ, तो मैं भी बाकी टीचर्स की तरह यही समझूंगी कि ये बच्चा बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, डल है, मतलब निठल्ला है, कुछ करता नहीं है, अपने आप से कुछ नहीं करता है, जानबूझ के नहीं करता, जैसे बाकी टीचर उसके बारे में कहते थे। तो एक टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि एक बच्चा किस तरीके का बिहेव कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, ठीक है। The knowledge of heredity and environment is very much essential for a teacher in dealing with all kind of exceptional children, including gifted, normal, below average and problem children and first generation learner, including educational backward child. अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये बीच में रिकॉर्डर हो जाता है बंद आजकल, पता नहीं इसको क्या हो रखा है, प्रॉब्लम हो रखी है कुछ इसके अंदर में, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हमें ये है कि एक टीचर को नॉलेज क्यों होनी चाहिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। तो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक टीचर जो है, इसलिए एसेंशियल है क्योंकि एक टीचर के लिए क्या है, हर तरीके के बच्चे से टीचर को डील करना पड़ता है। बच्चा जो है आपका वो एक्सेप्शनल बच्चे हो सकते हैं, जैसे कि गिफ्टेड हो सकता है बच्चा, नॉर्मल हो सकता है, बिलो एवरेज हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हो सकता है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो सकता है जो पहली बार स्कूल में आया है, जिसको घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के हर बच्चे से डील करने के लिए टीचर को उसके हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट वो किस तरीके से आता है
वो पता होना चाहिए टीचर को, ठीक है, ताकि जैसे कि मैंने आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताया पीछे, वो क्या है आपका, उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम थी। जैसे मैंने बताया आपको कि एक पेरेंट्स को भी ज़रूर हमें हेल्प करनी चाहिए, पेरेंट्स को एज अ पेरेंट हमें हमेशा, क्योंकि एक बच्चे की लर्निंग हमेशा होम से शुरू होती है, तो एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको एक ऐसा वातावरण दें कि वो हर चीज़ हमारे साथ में शेयर कर सके, ठीक है। टीचर कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, इंस्टिंक्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। बट टीचर जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकती है हर एक बच्चे को जो उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो, जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो इसलिए ये एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्लास में जाएंगे तो हमें वहाँ पे पेपर नहीं देना, वहाँ पे डमी बच्चे नहीं मिलेंगे, हमें वहाँ पे रियल बच्चे मिलेंगे, एक रॉ लाइफ मिलेगी हमें, जिसके साथ में हमें डील करना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस पे, जैसा कि हम हर उसमें करते ही हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, हेरिडिटी इज़ अ कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी जो है वो किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर है? प्राथमिक है, द्वितीय है, गतिशील है या स्थिर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या फिर आपका स्टैटिक फैक्टर। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे डिस्कस किया, हेरिडिटी क्या है आपका? स्टैटिक फैक्टर है, यानी कि स्थिर है। जो जीन्स आपको मिल गए अपने माँ बाप से वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है वातावरण कैसा फैक्टर है, तो वो कैसा है? गतिशील है, डायनेमिक है, आपका वातावरण बदल जाता है। अगर आप यहाँ से अगर आप फॉरेन चले गए तो आपका वातावरण बदल जाएगा, फॉरेन से इंडिया आ गए तो आपका वातावरण बदल जाएगा, स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तब भी आपका एनवायरनमेंट बदल जाता है। तो एनवायरनमेंट क्या है आपका? एक गतिशील फैक्टर है आपका। आज इतना डिस्टर्बेंस है इस वीडियो को करने में, रिकॉर्डिंग करने में, पता नहीं इस ऐप का कुछ टेक्निकल इशू है, भगवान जाने क्या है। मतलब बार बार कट हो जा रहा है और सेव भी नहीं हो रही है वीडियो, मतलब मत पूछो। द नेचर नर्चर डिबेट रेफर टू, ये नेचर नर्चर डिबेट जो है वो किस चीज़ को दिखा रहा है वो पूछा गया है। जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट है, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी है, या फिर एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग है। तो आंसर आपका रहेगा अनुवांशिकी एंड वातावरण, ठीक है। जेनेटिक यानी कि आपका क्या हो गया? हेरिडिटी से रिलेटेड हो गया, और एनवायरनमेंट आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। बिहेवियर के बारे में, बायोलॉजी के बारे में हम बात नहीं करते, यहाँ पे वातावरण और पालन पोषण दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। तो क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये फिर बंद होने वाला है मुझे लग रहा है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज़ का प्रोडक्ट है हम मानते हैं? ओनली हेरिडिटी का, ओनली एनवायरनमेंट का, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का? तो बिल्कुल किसका रहेगा? अनुवांशिकी एवं वातावरण का। डेवलपमेंट किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है आपका? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है आपका ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जिसको कि मैं 5 या 6 बार डिस्कस कर चुकी हूँ और ये रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है मेरी, मतलब हाइट है एकदम पेशेंस की। एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। विकास को आकार देने वाले पर्यावरण कारकों में से निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी शामिल है, ये पूछा गया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देखो आपके एनवायरनमेंट में ही आएगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद में क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन आपके वातावरण से रिलेटेड है। कल्चर भी आपके वातावरण में ही शामिल है। लेकिन जो फिजिक है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, जो फिजिकल अपीयरेंस है आपकी, आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, आपकी हाइट, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है? हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो ये ऐसा फैक्टर है जो एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि किसको छोड़कर बाकी सारे शामिल है, तो इसको छोड़ करके बाकी सारे क्या हैं? शामिल है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रोल के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सच है आपकी, ये पूछा गया आपसे कि सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट। कुछ विकास के पहलू आनुवांशिक से और कुछ अन्य पर्यावरण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बात तो ठीक है। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय जीन्स, ये तो गलत बात होगी कि कम्प्लीटली आपकी जीन्स ही डिसाइड कर देंगे। एनवायरनमेंट चाहे आपको जितना मर्जी अच्छा मिल जाए, आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एन एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बॉर्न विद, नहीं जी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ये भी कहीं ना कहीं बात ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, जो जीन्स में उसे अगर कोई चीज़ मिल गई है तो आप उसको जितना मर्जी अच्छी केयर दे दीजिए, कुछ कुछ चीज़ों को आप हेरिडिटी से मिली हुई को ठीक नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट जो है वो केवल बच्चे के भाषा के विकास के लिए ज़रूरी होता है, जी नहीं, बच्चे के हर चीज़ के विकास के लिए ज़रूरी होता है, सिर्फ भाषा के विकास के लिए ज़रूरी नहीं होता। केवल जो है वो कभी भी आपका आंसर जो होता है ज़्यादातर टाइम नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा?
कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कुछ पहलू वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो आपकी हेरिडिटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, आपका जो सामाजिक विकास होता है, आपका जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपका किससे रहता है, वातावरण से प्रभावित रहता है। तो कोई ऐसी स्टेज होगी जिसमें आपका अंदर का एनवायरनमेंट, जैसे जब आप छोटे होते हैं, जब आप बर्थ से पहले की अगर हम बात करें तो मदर के अंदर का एनवायरनमेंट यानी जो आपको जीन्स मिल रहे होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब आप बाहर आते हैं एक स्टेजेस में, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बाहर का एनवायरनमेंट क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं। कहीं पे हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहीं पे आपका एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए। ये पूछा गया आपसे किसी अलग ईयर में, अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, बच्चे का विकास जो है वो परिणाम है किसका, अपब्रिंगिंग का यानी उसके पालन पोषण का, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी का एनवायरनमेंट का। तो बिल्कुल आपका क्या आंसर रहेगा, अनुवांशिक और पर्यावरण का क्या है आपका, मेल का ही बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो एक रिजल्ट होता है, दोनों से मिलकर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। वाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर, एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न क्यों होता है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, ड्यू टू द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जन्मजात विशेषताओं के कारण, ठीक बात है। ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या फिर बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज़ रिसीव अ डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज पेरेंट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से अलग अलग जीन्स मिलते हैं, बात भी ठीक है ये भी। उसके बाद आता है वातावरण के प्रभाव के कारण, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। देखो ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, ये सिर्फ हेरिडिटी की बात कर रहा है, ये जन्मजात यानी सिर्फ हेरिडिटी के बारे में बात कर रहा है। एक ऑप्शन है जो दोनों के बारे में बात कर रहा है कि दोनों के वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन क्रिया होती है उसकी वजह से सारे बच्चे जो होते हैं आपस में अलग अलग होते हैं। बच्चों को जीन्स भी अलग मिलते हैं माता पिता से, दूसरा उनको वातावरण अलग अलग मिला होता है, एक किसी पर्यावरण से आता है, एक किसी एनवायरनमेंट से आता है। इसलिए क्या होता है, हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, आज का ये वीडियो देखते टाइम आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हो सकती है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। मैंने एक क्वेश्चन को शायद 5-5, 6-6 बार बोला है, उसके बाद भी ये सेव नहीं होती कई बार। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर इसको सेव कर रही हूँ और फिर कर रही हूँ। तो आज मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको करने में, तो थोड़ा सा आपको देखने में भी थोड़ा लग सकता है, बट आप इस पर ध्यान दो, कंटेंट पे ध्यान दो। ठीक है, ये सब टेक्निकल इश्यूज़ हैं, होते रहते हैं। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ एंड आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट, यानी डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट रहेगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इसी क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, सीटेट में ऐसा ही होता है, क्योंकि सीटेट का सिलेबस सेम है पिछले 10 सालों से। तो क्वेश्चन की फॉर्म बदलेगी सिर्फ, इस बार भी आप देखेंगे पेपर में कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म्स बदलेंगी। आपके टॉपिक यही रहने वाले हैं, अच्छे से टॉपिक को करके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ 6-year-old girl shows exceptional supporting ability. Both of her parents are sports person, send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. एक 6 साल की बच्ची है, खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं, यानी वीकली उसको प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। इसका भी आंसर आपका क्या रहेगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट रहेगा। देखो माता पिता से उसको जीन्स मिले हैं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दोनों के दोनों मम्मी और पापा स्पोर्ट पर्सन है। लेकिन सिर्फ जीन्स मिलने से कुछ नहीं होता, अगर उसको घर में एनवायरनमेंट ही ना मिले तो क्या होगा, उसके अंदर वो जीन्स काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं, उसको कोचिंग करवा रहे हैं, वीकेंड्स में खुद भी उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं। इसका मतलब उसको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों रोल प्ले कर रहे हैं उस बच्चे की इस प्रतिभा में। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके साथ में कंटेंट, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए जाएं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुझे इन टॉपिक्स को कहीं कोई सेल नहीं करना है, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन फ्री की वैल्यू आजकल लोग करते नहीं हैं, जब तक आप उसको पेड में चेंज नहीं कर देते तब तक लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते। ये बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, तो इसीलिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें और वीडियो लाइक करें। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। ठीक है,
कि आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में, या कोई आपका डिमांडिंग टॉपिक है तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि इंस्टा आईडी क्या है, तो आप लोग सब भी अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। वहाँ कोई पढ़ाई वाली मैं वहाँ पे वीडियोस ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मेरी मार्केटिंग की आदत नहीं है बहुत ज़्यादा, मेरी पर्सनल वो मतलब स्पेस है। तो आप फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। summyi.bhadu.29 ये मेरा यूज़र नेम है। आप इससे सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।